बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 7707, उसका अक्टूबर नवंबर 2016 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट करता है उसको करने जा रहे हैं। और देखिए, इसमें अकाउंटिंग के अंदर दो चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर भी है जुलाई के अंदर, आई थिंक जुलाई 28 को, और वो भी पेपर 1 है जो MCQ से रिलेट करता है। अकाउंटिंग में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट, एक है उसका एप्लीकेशन, कि आप उसको अप्लाई करना, जो नॉलेज आपने सीखी है उसको सही से आता है या नहीं आता है। MCQs का जो पेपर है इसके अंदर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आपको 4 चॉइसेस दी हुई होती हैं और करीब करीब मिलती जुलती बहुत होती हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम आपको होगी, और इसके बाद अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं भी, नॉलेज भी आपको है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपकी नॉलेज भी आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। इसलिए कि एक तो बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए ये होगा कि एग्ज़ाम्स के अंदर आपसे जो टाइम मैनेजमेंट है वो एक इशू हो जाएगा, कि आप उस टाइम के अंदर जो गिवन टाइम है आप उसके अंडरस्टैंडिंग को रिफ़्रेश करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपने की नहीं है, तो हर क्वेश्चन पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा। और उसका रिज़ल्ट ये होगा कि फिर रिज़ल्ट्स आपके चांसेस हैं कि अच्छे ना आएँ। इसके इसके बरक्स अगर आप ये करते हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके कंसेप्ट अगर कहीं आगे पीछे भी हैं और बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन प्रैक्टिस से वो कंसेप्ट ना सिर्फ आपके रिफ़्रेश होंगे, बल्कि वो फिर ये होगा कि ऑटो के ऊपर आप चले जाएंगे। क्योंकि अगर 5-7 साल के पेपर आप कर लेते हैं जो पास्ट पेपर्स हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा मटेरियल जो है वो पास्ट पेपर है, अगर आप उसे करते हैं ढंग से, क्योंकि बार बार एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चंस मोर और लेस रिपीट हो रहे होते हैं ओ लेवल अकाउंटिंग के पेपर में। तो अगर आप बार बार वो क्वेश्चन आपके पास आएगा डिफरेंट तरीके से और आप उसे कर रहे हैं, तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे इंशाल्लाह जाके, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग भी चलेगा और आप विद इन टाइम, बल्कि उससे पहले ही इंशाल्लाह आप करके यू विल बी गेटिंग A+। तो प्रैक्टिस के लिए जो मटेरियल है वो पास्ट पेपर्स हैं। अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो ये MCQs का जो पेपर है, पेपर 1 की अगर हम बात करें तो 2020 से लेके ये 2016 हम विंटर अभी करने जा रहे हैं, ये सारे पेपर आपको 2019, 18, 17 और 16 ये सब आपको वहाँ पर मिलेंगे, विंटर और समर दोनों के। और वो सब वीडियो फॉर्म के अंदर है, जिसके अंदर मैं ना सिर्फ समझाता हूँ, बल्कि समझाने के बाद राइट चॉइस आपकी क्यों आएगी और क्यों आई है, रीज़न क्या है उसकी, उसके पीछे कंसेप्ट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर ये सिर्फ आप वीडियोस जाके ढंग से देख लें और इसी को प्रैक्टिस करते रहें जो आपके कंसेप्ट हैं, तो इंशाल्लाह ताला यू विल बी गेटिंग A+ इन योर एग्ज़ाम। और पास पेपर्स में करा ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि पास पेपर्स का बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोग नॉर्मली इसमें फंसते हैं आके, तो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये पड़े हुए हैं। इसके अलावा पेपर 2, अगर आपका और कोई कंसेप्ट फ्रेश नहीं है, रिफ़्रेश नहीं है और आपकी अंडरस्टैंडिंग का इशू है, तो पेपर 2 वो भी 2020 कैम्ब्रिज का स्पेसिमेन पेपर, और वो तकरीबन ये है कि 2017 तक आपको वहाँ पर पढ़े हुए मिलेंगे। और बाकायदा अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएँ और उसकी प्ले लिस्ट में जाएँ तो बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से फ़ोल्डर डिफरेंट बने हुए हैं, आपको जो प्रैक्टिस करनी है आप जाके करें। तो होपफुली ये मटेरियल आपके लिए बड़ा यूज़फुल होगा और आप इसको इस्तेमाल करके इंशाल्लाह A+ लें। आज हम स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है विच टास्क वुड बी कैरिड आउट बाय बुक कीपर, की बताएं बुक कीपर जो है वो कौन सा काम करेगा। ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, और मोरल लेस अगर आप जाके प्रीवियस पेपर्स देखें तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछता ज़रूर है आपसे। कभी अकाउंटेंट का पूछ लेगा, कभी बुक कीपिंग का पूछेगा कि भाई बुक कीपर क्या कर सकता है, अकाउंटेंट क्या कर सकता है। तो ये अगर आप सब्जेक्ट वाइज और अगर टॉपिक वाइज भी देखें तो आप ये भी कर सकते हैं कि उन पेपर्स को खोलें और एक एक क्वेश्चन नंबर 1 जैसे सारे देख लें एक साथ उठा के, तो आपको आसानी होगी। अब देखिए, मैंने आपको बताया है, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बुक कीपिंग जो है वो क्या होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो वो फिर बुक कीपर का काम है। और जितनी भी बुक्स ऑफ प्राइमरी ओरिजिनल एंट्री, या आप प्राइमरी बुक्स कह लें, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जिसे कह लें, आपकी कैश बुक हो गई, आपका सेल्स जर्नल हो गया, परचेज जर्नल हो गया, जनरल जर्नल हो गया, लेजर हो गए, ट्रायल बैलेंस हो गया आपका, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बुक कीपर फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग के नाम से आ रही होती हैं और ये बुक कीपर का काम होता है।
लेकिन वंस यू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या होता है कि फिर आपको इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर इंफॉर्मेशन अगर कोई डिसीजन मेकिंग के लिए कोई इंफॉर्मेशन चाहिए वो, या फिर डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स का जो आप कंपेयर करते हैं इंटरप्रिटेशन, जैसे मैं बता के आ रहा हूँ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो ये सारा काम अकाउंटेंट का होता है, बुक कीपर का नहीं होता। तो ये आप जहन के अंदर रख के जब तमाम सवाल पीछे के भी करेंगे तो आपको आसान लगेगा। अब यहाँ देखें कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 1 ईयर विद अनदर, कि एक साल का दूसरे साल से कंपेयर करना, अभी मैं बता के आ रहा हूँ अकाउंटेंट का काम है। अकाउंटिंग में आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर वही आ गया अकाउंटेंट करेगा। प्रोविज़न फॉर इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, जब भी डिसीजन मेकिंग का नाम आए तो फिर अकाउंटेंट आ गया। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यस दिस इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 1 की जो डी चॉइस है वो राइट चॉइस है, मैं आपको बताकर भी आ रहा हूँ क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जो रिकॉर्डिंग है वो बेसिकली बुक कीपिंग में आती है। उसके बाद आ जाए मिलेन। मिलेन प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि मिलेन ने जो है वो ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है। नॉन करंट एसेट्स इसने आपको बताया, अमाउंट ओइंग बाय क्रेडिट कस्टमर्स, के जिनको आपने माल उधार बेचा था उनसे इतना पैसा रिसीव करना है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेड रिसीवेबल है। और ये करंट एसेट है आपका। करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, ये ऊपर वाला नॉन करंट एसेट्स इसलिए था कि इसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर आपको मिलेगा, और जो करंट एसेट है उसका इकोनॉमिक बेनिफिट आपको विद इन अ ईयर मिलेगा। लाइक नॉन करंट एसेट्स में व्हीकल हो गई आपकी, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गया। वेयर एज नो, अगर हम करंट एसेट्स की बात करें तो इन्वेंट्री हो गई आपकी, आपका ट्रेड रिसीवेबल हो गया, प्रीपेमेंट अगर आपने करी हुई है तो वो हो गई। तो ये जो ट्रेड रिसीवेबल है ये करंट एसेट है आपका। अमाउंट ओइंग टू क्रेडिट सप्लायर, ये ट्रेड पेएबल है, कि जो सप्लायर हैं उनको पे करना है, तो ट्रेड पेएबल ये लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी आपकी। इन्वेंट्री ये आपका करंट एसेट है, कि वो माल जो बिकने से रह गया बिकेगा, इन्वेंट्री स्टॉक में आपके पास पड़ा हुआ है। और बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये आपकी करंट लाइबिलिटी है, कि बैंक में जो अमाउंट आपका था उससे ज़्यादा पैसे बैंक से आपने यूज़ कर लिए, तो करंट लाइबिलिटी हो गई। कितना है, व्हाट वाज मिलेंस कैपिटल, के मिलेंस का जो कैपिटल था वो कितना था। तो मिलेंस के कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन आपने देखी होगी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़, ये बेसिक इक्वेशन है, इसी को इस्तेमाल करें। और इक्विटीज़ क्या होती हैं, एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स को 2 हिस्सों के अंदर बांट लेते हैं, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। इक्विटीज़ को क्या करते हैं, इक्विटीज़ को कहते हैं लाइबिलिटीज़, और प्लस ऑनर्स इक्विटी। ऑनर इक्विटी का मकसद है कैपिटल की हम बात कर रहे हैं। इस सवाल के अंदर हमें करंट एसेट्स दिए हुए हैं, देखें करंट एसेट्स इन्वेंट्री दिया हुआ है आपको, कितनी है इन्वेंट्री, $1,875। और ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट है आपका, ये 1,250 ये हो गया। नॉन करंट एसेट्स कितना है ये आप देख रहे होंगे 14,000। इन तीनों को प्लस कर लें, जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये एसेट्स आ जाएगा आपका 1875 के अंदर प्लस करें 1250, और 14,000 को इसके अंदर प्लस कर लें, ये 17,125 आता है। इज इक्वल टू लाइबिलिटीज देखें क्या दी हुई है, अमाउंट ओइंग टू क्रेडिट सप्लायर, ये 850 एक लाइबिलिटी है आपकी, और ये बैंक ओवरड्राफ्ट 365 ये एक लाइबिलिटी है आपकी, प्लस ऑनर इक्विटी आपको पता नहीं है क्योंकि वो कैपिटल पूछ रहा है कि मिलेन का कैपिटल जो है वो क्या होगा। तो आप 850 को और प्लस 365 को प्लस कर लें, ये 1215 आ जाएगा, और प्लस ऑनर इक्विटी। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता है कि अगर ये प्लस है या 1215, तो मैं ऑनर इक्विटी को यहाँ रोक लेता हूँ और 17,125 में से माइनस कर देता हूँ 1215 को, तो 17,125 माइनस करा 15,910। ऑनर इक्विटी मीन्स कैपिटल, तो हम बात करते हैं 15,910, $15,910 ये हमारे पास कैपिटल आ गया। हमने निकाला कैसे, हमने अकाउंटिंग की जो बेसिक इक्वेशन थी एसेट इज इक्वल टू इक्विटीज़, इसको इस्तेमाल करा।
इसमें कंसेप्ट आपके क्या होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए इक्विटीज़ क्या होती हैं। जब ये दो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी तो फिर बड़ा सिंपल है, अकाउंटिंग इक्वेशन सिंपल अर्थमेटिक आपको करना है जैसे अभी हमने करा। और आपके पास ये ऑनर इक्विटी जो है $15,910 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वी कैन सेफली से कि चॉइस सी हमारी जो है वो राइट चॉइस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विंस्टन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू लेरॉय, के विंस्टन ने लेरॉय को जो है माल बेचा क्रेडिट के ऊपर। विच एंट्रीज शुड विंस्टन मैक इन हिज लेजर, के विंस्टन अपनी किताबों के अंदर अपने लेजर में कौन सी एंट्री, उसे क्या एंट्री करनी चाहिए। तो विंस्टन ने अगर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट लेरॉय को उसने बेचा है तो सिंपल एंट्री आपको पता है कि अकाउंट रिसीवेबल और लेरॉय जो है इसको डेबिट कर देंगे और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। बड़ी सिंपल एंट्री है कि एसेट है, करंट एसेट्स, आपको ये रिसीवेबल, आपका एक एसेट आपका बढ़ रहा है और एक रेवेन्यू बढ़ रहा है। जब एसेट बढ़ता है तो उसको डेबिट कर देते हैं। यहाँ एसेट की शक्ल जो है वो लेरॉय का अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल, और सेल्स आपका रेवेन्यू अकाउंट है, सेल्स भी बढ़ रही है तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया। यहाँ आगे देखते हैं कि वो अपने लेजर में क्या करेगा। सेल्स लेजर का मकसद क्या होता है, देखिए सेल्स लेजर का मकसद है अपना अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल जिसे हम कहते हैं, इसको अकाउंटिंग की ज़बान में इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं सेल्स लेजर। तो जब भी सेल्स लेजर का नाम लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, क्रेडिट कस्टमर की बात कर रहे हैं कि हमारे जो क्रेडिट कस्टमर हैं उनको हम जिस लेजर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं उस लेजर का नाम जो है वो सेल्स लेजर है। तो सेल्स लेजर के अंदर जितने भी क्रेडिट कस्टमर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग सेल्स लेजर के अंदर होती है। तो सेल्स लेजर में हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे लेरॉय के अकाउंट को, क्रेडिट नहीं करेंगे। आपने देखा कि डेबिट हो रहा है तो सेल्स लेजर जो है वो डेबिट होगा। और सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, आप सेल्स को क्रेडिट करेंगे, अभी आप देख कर आ रहे हैं। और सेल्स कहाँ पर जाएगी, ये जर्नल लेजर में जाएगी, क्योंकि बात ये है कि एक तो स्पेसिफिक लेजर हो गए ना, जैसे क्रेडिट कस्टमर के लिए सेल्स लेजर हो गया, क्रेडिट सप्लायर के लिए जो है वो परचेज लेजर हो गया। तो फिर सेल्स कहाँ जाएगी, इसके लिए अलग से एक लेजर है जिसके हम जो बाकी स्पेसिफिक लेजर में जो नहीं जाता उसे फिर जर्नल के माने ही होते हैं कि बाकी जितनी चीज़ें बच गई हैं स्पेसिफिक लेजर में जाने से उन सबको जर्नल लेजर के अंदर ले जाएं। तो सेल्स को हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल लेजर के अंदर। तो एंट्री क्या पास हमने करी, सेल्स लेजर को हमने डेबिट कर दिया, सेल्स लेजर के अंदर डेबिट करा लेरॉय के अकाउंट को, और जर्नल लेजर में क्रेडिट किया हमने सेल्स अकाउंट को। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वी कैन सेफली से कि हमारी जो सी चॉइस है वो हमारी राइट चॉइस है, और लॉजिक मैंने आपको बताई। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अ बिजनेस कीप्स अ परचेज जर्नल। बिजनेस क्या करता है, परचेज जर्नल अपने पास बनाता है। परचेज जर्नल क्या होता है, जितनी भी क्रेडिट परचेजेस हैं उन सबको जिस जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उसे परचेज जर्नल कहते हैं। रिपीट कर लें मेरे साथ कि जितनी भी क्रेडिट परचेजेस हैं, कैश की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी क्रेडिट परचेजेस हैं वो जिस किताब के अंदर, जिस जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होती हैं उस जर्नल को क्या कहते हैं, परचेज जर्नल कहते हैं। परचेज रिटर्न जर्नल का मकसद क्या हुआ कि वो माल जो मैंने क्रेडिट पर बेचा था अगर वो वापस आ गया, किसी वजह से ख़राब है, डिफेक्टिव है या और कोई रीज़न है, तो किस जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होगा, परचेजेस रिटर्न जर्नल के अंदर। सेल्स जर्नल क्या होता है, जितनी हमारी क्रेडिट जो हम माल बेचते हैं वो सारी की सारी जो क्रेडिट सेल्स है वो रिकॉर्ड होती है किसके अंदर, सेल्स जर्नल के अंदर। एंड सेल्स रिटर्न जर्नल, और सेल्स रिटर्न जर्नल का मकसद क्या हुआ कि जो माल मैंने बेचा था अगर वो वापस आ रहा है कस्टमर से तो फिर किस किताब के अंदर रिकॉर्ड होगा, सेल्स रिटर्न जर्नल के अंदर। ये हो गई स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। विच एंट्रीज आर मेड टू ट्रांसफर द मंथली टोटल्स ऑफ दिस जर्नल टू द लेजर। विच एंट्रीज आर मेड टू ट्रांसफर द मंथली टोटल्स ऑफ दिस जर्नल टू द लेजर, कि क्या एंट्री पास करेंगे इन लेजर के, इन जर्नल के जो टोटल्स आ रहे होंगे। ऐसे परचेज जर्नल का जब टोटल आएगा तो वो क्या बताएगा, परचेज जर्नल का जो टोटल है वो सारे का सारा क्या कहेगा, वो आपको बताएगा कि टोटल परचेजेस कितनी है। परचेज रिटर्न जर्नल जो है वो टोटल बताएगी कि अभी पूरा मंथ जो है उसमें कितना माल वापस आया है। सेल्स जर्नल आपको बताएगा, सेल्स जर्नल का टोटल के पूरे महीने में आपने माल कितना बेचा, और सेल्स रिटर्न जर्नल क्या बताएगा कि पूरे महीने में कस्टमर ने कितना माल आपको वापस किया। तो अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट कौन सा डेबिट करेंगे,
अकाउंट देखें कौन कौन सा डेबिट होगा। एक अकाउंट तो ये डेबिट होगा, परचेज जर्नल से क्या होगा, परचेजेस को डेबिट करेंगे हम। ये हमने माल ख़रीदा तो परचेजेस डेबिट हो जाएगी। अब परचेजेस रिटर्न जर्नल के अंदर तो परचेजेस रिटर्न जो है वो आपको पता है अकाउंट्स पेबल, जब माल कस्टमर सप्लायर से वापस आएगा तो हम क्या करेंगे, परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे। ये क्रेडिट होगा, परचेजेस डेबिट होगी। सेल्स जर्नल क्या होगी, सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे तो सेल्स तो क्रेडिट हो जाएगी, और सेल्स रिटर्न क्योंकि वापस आ रही है तो सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट हो जाएगी। तो अमाउंट को भी डेबिटेड क्या होगा, अमाउंट डेबिट के अंदर हमने देखा एक तो परचेजेस डेबिट होगा और सेल्स रिटर्न। तो देखें अमाउंट डेबिट होगा, परचेजेस एंड सेल्स रिटर्न। ये देख रहे हैं बी चॉइस के अंदर, क्योंकि ए के अंदर तो परचेज रिटर्न दे रहा है, ये इनकरेक्ट है। सी के अंदर सेल्स को लिख रहा है डेबिट, ये इनकरेक्ट है। डी में भी सेल्स को लिख रहा है, सेल्स आपको पता है रेवेन्यू अकाउंट है, क्रेडिट होता है। तो बी के अंदर परचेजेस और सेल्स रिटर्न ये दो चीज़ें डेबिट होंगी, और क्रेडिट क्या होगा, एक तो सेल्स आपकी क्रेडिट होगी और एक परचेजेस रिटर्न। मैं अभी बता के आ रहा हूँ परचेजेस रिटर्न भी जो है वो क्या होगी, क्योंकि क्रेडिट कस्टमर से माल वापस आया है तो हम लाइब्रेरी कस्टमर बल्कि सप्लायर को हमने माल वापस किया है तो हम उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ये पैसा अब हम पेमेंट नहीं करेंगे, और परचेजेस रिटर्न को हम क्रेडिट कर देंगे। तो बी चॉइस के अंदर अगर हम देखें तो बिल्कुल सही बात कर रहा है कि परचेजेस जर्नल का टोटल जो है वो परचेजेस के अंदर डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न जो आप देख रहे हैं ये डेबिट हो जाएगी, सेल्स इसका ये डेबिट हो जाएगी सेल्स रिटर्न में। सेल्स जर्नल का टोटल जो है वो सेल्स में क्रेडिट हो जाएगा, और परचेजेस रिटर्न का टोटल जो है वो परचेजेस रिटर्न में क्रेडिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लॉजिकली आपने समझा कि चॉइस बी जो है आपकी वो राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आते हैं। अली पेड अयूब अ क्रेडिट सप्लायर। अली ने अयूब को पेमेंट करी। अयूब कौन था, एक क्रेडिट सप्लायर था, बाय चेक, चेक के जरिए। द बैंक लेटर डिसऑनर्ड द चेक, बैंक ने वो चेक डिसऑनर्ड कर दिया। अली ने जो चेक पे किया था अयूब को वो वापस आ गया। हाउ वुड अली रिकॉर्ड दिस डिसऑनर्ड चेक, अली इस डिसऑनर्ड चेक को अपने पास कैसे रिकॉर्ड करेगा। तो अली कैसे रिकॉर्ड करेगा, अली ने अयूब को पेमेंट की थी, जब अली ने अयूब को पेमेंट की होगी तो उसने क्या एंट्री पास करी होगी, अकाउंट्स पेएबल अयूब का डेबिट कर दिया होगा और बैंक को क्रेडिट कर दिया होगा। अब क्या हुआ है, बैंक ने जब वापस कर दिया डिसऑनर्ड, तो बैंक को इसने क्रेडिट किया था, बैंक से पैसा नहीं निकला, बैंक ने चेक वापस कर दिया, ये बैंक को डेबिट करेगा और अयूब के अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो बैंक डेबिट और अयूब का अकाउंट क्रेडिट। तो देखें सी के अंदर अगर आप देखें, बल्कि डी के अंदर देखें, तो बैंक डेबिट है और अयूब का अकाउंट क्रेडिट है, ये देख रहे हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप कह सकते हैं कि जो मैंने आपको एंट्री बताई, देखें वो टाईबैक हो रही है कि बैंक डेबिट, क्योंकि बैंक से पैसा निकला ही नहीं तो बैंक दोबारा डेबिट हो गया। अयूब के अकाउंट को हमने डेबिट किया था, अब क्योंकि अयूब को फिर दोबारा ये पैसे देने हैं तो लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, इसलिए अयूब के अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वी कैन सेफली से कि डी चॉइस हमारी राइट चॉइस है। अनित, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अनित पेड ब्रायन, अनित ने ब्रायन को पेमेंट करी या सप्लायर, ब्रायन कौन है, एक सप्लायर है। ट्वाइस इन एरर, गलती से 2 दफ़ा पेमेंट कर दी। ब्रायन सेंट ए रिफंड ऑफ द ओवर पेड अमाउंट टू अनित, ब्रायन ने जो है अनित को ये जो उसने ज़्यादा पेमेंट करी थी गलती से वो वापस कर दी। तो हाउ वुड ब्रायन रिकॉर्ड दिस रिफंड, ब्रायन इस रिफंड को कैसे रिकॉर्ड करेगा। तो ब्रायन के साथ मामला क्या हुआ, आप यूं समझें, फॉर एग्जाम्पल अनित को ब्रायन को $500 की पेमेंट करनी थी। अनित ने $1000 500 2 टाइम पेमेंट कर दिया। तो क्या हुई एंट्री, ब्रायन ने अपने पास क्या रिकॉर्डिंग करी होगी, ब्रायन ने बैंक को डेबिट किया होगा। ये 500 से चलें 2 दफ़ा कर लेते हैं, ब्रायन बैंक के अकाउंट, बैंक को डेबिट और अनित के अकाउंट को क्या करा होगा, क्रेडिट किया होगा। एक एंट्री ये करी, एक फिर पैसा आ गया इसके पास, बैंक डेबिट और अनित क्रेडिट, कितने से, $500 से। ये 2 दफ़ा उसने एंट्री पास कर ली, इसमें एक दफ़ा जो है वो इनकरेक्ट गलती से अनित ने पेमेंट कर दी। तो अब ब्रायन अपने पास क्या एंट्री पास करेगा, इस एंट्री को रिवर्स कर देगा, अनित के अकाउंट को डेबिट करेगा और बैंक को क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। हैव यू गॉट माई पॉइंट? The entry has been recorded twice and अनित paid incorrectly, erroneously, 2 दफ़ा उसने पेमेंट कर दी। तो ठीक है, 2 दफ़ा रिकॉर्ड कर ली,
अब अगर आप ब्राइन की जगह अपने आप को रखें, इफ़ यू वर ब्राइन, अगर आप ब्राइन होते तो क्या करते मेरे भाई? फिर आप यही करते ना कि वो जो पैसा आया था ज़्यादा वो वापस कर देते। जब वो वापस करेंगे तो बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अनित के अकाउंट को आपने क्रेडिट किया था, आप उसे डेबिट कर दें। तो अमाउंट टू बी डेबिटेड, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? अनित का अकाउंट डेबिट होगा और बैंक जो है वो क्रेडिट होगा। हमने जर्नल एंट्री की मदद से देखा अभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम सेफली कह सकते हैं कि हमारी ए चॉइस जो है वो राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, विच अकाउंट में अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, के ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड के ऊपर कौन सा अकाउंट जो है वो अपीयर होगा? एसेट आपको पता है डेबिट होते हैं, एक्सपेंस डेबिट होता है, जितने प्रोविज़न है लाइक प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, ये कॉन्ट्रा एसेट है कि क्या करेगा, एसेट की अमाउंट को कम करता है और ये बताता है कि नॉन करंट एसेट्स हमने कितना इस्तेमाल कर लिया, ये क्रेडिट होती है इसकी नेचर, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स डेबिट होता है, ये क्रेडिट होगा तो जब भी तो उसमें से अमाउंट कम होगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो ये क्रेडिट होता है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमें बताता है कि एक्सपेक्टेड क्या है कि हमें अपने कस्टमर से इतना पैसा नहीं मिलेगा और ये ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट को कम करता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होता है, इसलिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की जो नेचर है वो क्रेडिट होती है। रिटर्न्स आउटवर्ड का मकसद है कि जो हमने माल बेचा, जो हमने माल ख़रीदा था वो उसमें कुछ ख़राब निकल आया है, कोई डिफेक्ट है, हमने उसको वापस कर दिया। जब हम वापस करेंगे तो लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे और रिटर्न्स आउटवर्ड या परचेजेस रिटर्न को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये तीन चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एंड रिटर्न्स आउटवर्ड, ये क्रेडिट नेचर की चीज़ें हैं, ये ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पर जाएंगी। अलबत्ता बैंक, ये बैंक आपका एसेट है और एसेट जो है वो नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है उसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारी राइट चॉइस है वो चॉइस ए है हमारी, और लॉजिक मैंने आपको बता दी कि क्यों है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, विच एरर इज ए कंपनसेटिंग एरर। ये बताएं कंपनसेटिंग एरर, ये 4 चॉइसेस जो दी हुई है इसमें कंपनसेटिंग एरर कौन सा है? व्हाट डू यू मीन बाय कंपनसेटिंग एरर? अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो वहाँ एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के नाम से एक फ़ोल्डर आपको मिलेगा। मैंने बड़ी डिटेल्ड से ये समझाया है कि कितने किस्म के एरर्स होते हैं। अगर वो लेक्चर्स 2-3 लेक्चर्स हैं, अगर आप जाकर देख लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और ये क्वेश्चंस जो हैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना सिर्फ MCQs के पेपर में बल्कि पेपर 2 के भी मैंने बहुत सारे सवाल कराए। तो वो लेक्चर तो ख़ास तौर पे देखें क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है और टाइम एंड अगेन हर पेपर में वो कुछ ना कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड ज़रूर पूछता है। तो अगर वो आप देख लें पूरा लेक्चर, 1-2 लेक्चर जाकर देख लेंगे तो आप यकीन माने ज़िंदगी आसान होगी। MCQs के अंदर वो जो कुछ पूछेगा वो बहुत इत्मीनान से आप करने के काबिल होंगे। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? कंपनसेटिंग एरर का मकसद ये होता है कि आपने 2 एरर्स करे और वो दोनों एरर ऐसे हैं कि वो नलीफाई कर रहे हैं एक दूसरे को। नलीफाई का मकसद है कि अगर डेबिट साइड पे जितनी गलती हुई है, क्रेडिट साइड पर किसी अकाउंट में इतनी ही गलती हुई है, तो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं और ट्रायल बैलेंस आपका जो है वो एग्री हो जाएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक एरर अगर हुआ तो एक एरर से अगर कोई चीज़ डेबिट ज़्यादा हो गई तो दूसरे एरर से जो है क्रेडिट इतनी ही अमाउंट से दूसरी चीज़ हो गई, तो इसने कंपनसेट कर दिया। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम जे विक्स क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ जे विल्सन। जे विल्सन के अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया जे विल्क्स के अकाउंट्स को। तो ये तो देखें लाइबिलिटी है, एक क्या कंपनसेटिंग नहीं है। ये तो ये हुआ कि लाइबिलिटी एक के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुई, दूसरे के अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई, तो ये कंपनसेटिंग नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। ड्राइंग्स डेबिटेड टू द कैश अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द ड्राइंग अकाउंट्स। कि ड्राइंग जो है डेबिट कर दिया आपने कैश अकाउंट में, यानी रिवर्स कर दिया आपने कि ड्राइंग को डेबिट करना था, कैश को क्रेडिट करना था, आपने कैश को डेबिट कर दिया, तो ये कंप्लीट रिवर्सल हो गया आपका। और द परचेज ऑफ ए मोटर व्हीकल डेबिटेड टू द मोटर एक्सपेंस अकाउंट, एरर ऑफ प्रिंसिपल आपने कर दिया। ऊपर वाला जो है एरर ऑफ कमीशन है आपका, और दूसरा वाला जो है आपका कंप्लीट रिवर्सल आपने कर दी। और तीसरा परचेज है मोटर व्हीकल, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि एसेट की रिकॉर्डिंग के बजाय आपने एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया। इन तीनों में से कोई कंपनसेटिंग एरर नहीं है। मतलब डी को अगर हम पढ़ते हैं तो सेल्स अकाउंट एंड परचेज अकाउंट बोथ अंडर कास्ट बाय द सेम अमाउंट। देखें दोनों अंडर कास्ट हो गए। अच्छा, सेल्स अगर आप अंडर कॉस्ट करेंगे तो क्या होगा? सेल्स को अंडर कास्ट करने का मकसद ये है
कि रेवेन्यू आपका क्या हुआ, रेवेन्यू आपका कम हो गया। भाई सेल्स आपने अंडर कास्ट कर दी ना, इसका मकसद है रेवेन्यू कम हो गया आपका। ऑन द अदर हैंड दूसरा ये वो परचेज आपकी कॉस्ट है, यह अंडर कॉस्ट होने का मकसद है फिर कॉस्ट आपने अंडर कॉस्ट कर कॉस्ट आपने कम रिकॉर्ड कर दी। तो रेवेन्यू अगर आपका कम हुआ तो फिर कॉस्ट भी कम हो गई, कंपनसेट हो गया। देखें जितने अमाउंट से क्रेडिट में गलती हुई आपसे, यानी सेल्स को रेवेन्यू को आपने फॉर एग्जांपल 500 से कम रिकॉर्ड करा, तो अब डेबिट साइड पर ट्रायल बैलेंस में $500 कम होंगे। ऑन द अदर एंड ये हुआ, बल्कि क्रेडिट साइड के ऊपर क्योंकि सेल्स क्रेडिट अकाउंट है, ऑन द अदर एंड ये हुआ कि परचेजेस भी आपकी कम हो गई, तो डेबिट साइड पर भी $500 से कम रिकॉर्डिंग हुई। तो ये दोनों कंपनसेट कर देंगे, आपका ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा, इसे कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 की जो राइट चॉइस है वो फिर डी चॉइस हुई जो आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। उमर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उमर ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। एक्सपेंस है, एक तो इंश्योरेंस है और एक रेंट है। अमाउंट पेड इन 2015 के अंदर $1500 आपने पेमेंट करी इंश्योरेंस की और $3400 आपने पे किए रेंट के। अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट फॉर 2015। इनकम स्टेटमेंट में जाने का मकसद है कि एक्चुअली एक्सपेंस जो है $1200 था, पेमेंट आपने करी $1500 की और $1200 एक्सपेंस था, तो फिर बचा क्या, ये प्री पेमेंट है आपकी, एसेट है आपका जो आपने एडवांस पेमेंट कर दी। तो कितनी है $300 जो आपको नज़र आ रहा है। आपकी समझ में बात आई कि यू पेड $1500 फॉर इंश्योरेंस और एक्चुअल जो एक्सपेंस था पूरे साल का 1200 था जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप लेके गए। तो फिर बाकी क्या है, बाकी इसका मकसद है एडवांस है, प्री पेमेंट है जो आपको नेक्स्ट ईयर 2016 के अंदर बेनिफिट पहुंचाएगा, तो ये प्री पेमेंट कहलाती है। और रेंट आपका 3400 की आपने पेमेंट की थी, जबकि एक्सपेंस आपका पूरे साल का 3600 है। तो इसका मकसद है ये $200 वो रेंट है जो एक्चुअली खर्चा तो हो गया था 2015 में, लेकिन आपने इसकी पेमेंट नहीं करी, तो ये एक्रूवल कहलाती हैं। एक्रूवल का मकसद है कि वो अमाउंट जो भी आपको पे करना है, एक्सपेंस तो हो गया है लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं करी। तो एक आपकी प्री पेमेंट है इंश्योरेंस और रेंट आपका एक्रूवल है। What do the balances on the accounts on 31st December 2015 represent? What do the balances on the accounts on 31st December में जो आपको $300 और $200 के balances नज़र आ रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चीज़ शो कर रहे हैं। तो मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि इंश्योरेंस क्या शो करता है, प्री पेमेंट को शो करता है और रेंट आपको शो करता है एक्रूवल को। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वी कैन सेफली से आप देख रहे होंगे और हम लॉजिक मैंने आपको समझा दी है कि वो $1500 की पेमेंट की थी, $1200 का खर्चा है, तो $300 पेमेंट आपकी प्री पेमेंट है और रेंट में $3400 आपने पे किए थे, खर्चा उस साल का 3600 है। तो $200 वो हैं जो एक्चुअली एक्सपेंस तो इनकर्ड हो गया लेकिन आपने उसकी पेमेंट अभी तक नहीं करी, तो वो एक्रूवल कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वी कैन सेफली से कि हमारी जो चॉइस सी जो है वो फिर हमारी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आते हैं। रमिंदर maintains a provision for doubtful debts of 2.5% of the trade receivable. Again, the very favorite question of the examiner. कि time and again, if you go through and see the past papers, you see a constant, I mean to say regular उसका एक फीचर है कि वो ज़रूर पूछता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर से। एंड आई वुड आस्क यू अगेन कि गो टू द क्राचेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल एंड सी, वहाँ मैंने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के ऊपर इररिकवरेबल डेट्स के नाम से एक फ़ोल्डर आपको मिलेगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल्ड से ये समझाया है। 2-3 लेक्चर्स हैं, अगर आप उनको जाके आधे पौन घंटे के लेक्चर्स हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा लगा देंगे वहाँ जाके 1-1.5 घंटा, तो उसके बाद ये क्वेश्चन आई गारंटी यू कि आप कहीं से भी ये पूछ लेगा, बहुत इत्मीनान के साथ इसको करेंगे। यू वॉन्ट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन और आपका ये जो मार्क्स हैं बिल्कुल सिक्योर होंगे। तो जाके ज़रूर देखें उसको। यहाँ की स्टोरी पे आते हैं दोबारा कि रमिंदर को ये कहता है 2.5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल का मकसद ये होता है कि रमिंदर का पॉइंट ये है कि वो कहता है जितना ट्रेड रिसीवेबल जो उसको कस्टमर से रिसीव करना है उसका 2.5% जो है एक्सपेक्टेड है कि वो कस्टमर्स नहीं देंगे और वो बैड डेट्स बन जाएगा। तो वो प्रोविज़न में उसको लेकर जाता है। ऑन 1 जनवरी द बैलेंस ऑन द प्रोविज़न अकाउंट वाज $1075
कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर ऑलरेडी 1750 $75 जो है वो पड़े हुए थे, क्योंकि आपको पता है रेगुलर फीचर है, हर साल वो ये काम करता है, तो उसके पास जो जमा किया हुआ बैलेंस है वो कितना है, $1075 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। द ट्रेड रिसीवेबल एट 31 दिसंबर अमाउंटेड टू $41,000 के $41,000 उसे ईयर एंड के ऊपर जो बैलेंस था ये उसे अपने कस्टमर से रिसीव करने थे। कहता है विच एंट्रीज विल रविंदर मैक ऑन 31 दिसंबर टू एडजस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स उसके पास 1075 पड़ा हुआ है, कितना अमाउंट उसको चाहिए होगा इसको एडजस्ट करने के लिए कि जो शो करे कि 2.5% जो है वो नहीं होगा। तो सबसे पहला काम जब भी आए तो आप सबसे पहले तो जो भी ईयर एंड का ट्रेड रिसीवेबल है उसके ऊपर ये परसेंटेज निकाल के अमाउंट निकाल लें। तो ये $41,000 का 2.5% जब आपने निकाला तो कितना बनता है, $41,000 का 2.5% निकाल लें, ये 1025 बचता है। $1025 जो है ये आपको रिक्वायर है। इस साल जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप बनाएंगे उसमें ट्रेड रिसीवेबल के अंदर $41,000 शो होगा और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में $1025 शो होगा। ये याद रखिएगा, कीप इट इन योर माइंड कि वॉट एवर परसेंटेज जो भी दी हुई हो अप्लाई इट एट द ईयर एंड ट्रेड रिसीवेबल, उस पर अप्लाई करें और उसके बाद जो अमाउंट आएगा एक्चुअली ये अमाउंट है जो आपको रिक्वायर है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ले जाने के लिए। ये बात आप रिपीट करें बार बार। अब आप जब की समझ में जब ये बात आ जाए तो फिर देखें कि यार बैलेंस कितना है ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है। तो बैलेंस देखें 1075 पड़ा हुआ है और आपको रिक्वायर है 1025। तो इसका मकसद है प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो आपका एस्टीमेट था उसके हिसाब से ऑलरेडी आपके पास अमाउंट ज़्यादा पड़ा हुआ है, क्योंकि इस साल शायद आपको लगता है कि आपका ट्रेड रिसीवेबल कम था या अमाउंट आपको कम रिक्वायर है और ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये $50 जो ज़्यादा पड़े हुए हैं ये एक्चुअली फिर आपकी इनकम हो गई इस साल की, क्योंकि लास्ट ईयर में आपने ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया था, इस साल आपको कम रिक्वायर्ड है। तो जो डिफरेंस है याद रखिएगा कि जो परसेंटेज अमाउंट निकाल कर परसेंटेज लगा कर जो अमाउंट आए, जब आप जो दिया हुआ है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जब उससे कंपेयर करें, अगर दी हुई अमाउंट ज़्यादा है तो फिर इसका मकसद है आपको इनकम हो गई है, अदर इनकम में जाएगा। और अगर ये अमाउंट कम होती तो फिर ये इसकी एंट्री पास होती इनकम स्टेटमेंट डेबिट और ये हिट थी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, अगर ये अमाउंट कम होती जो दी हुई थी। लेकिन क्योंकि ये अमाउंट ज़्यादा है जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। एंट्री रिवर्स क्या होगी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को हम डेबिट कर देंगे। आप पूछें डेबिट क्यों करेंगे कि ऑलरेडी 1075 $50 से ये ज़्यादा पड़ा हुआ है। हमें लेजर का बैलेंस चाहिए $1025 पड़ा हुआ है 1075, तो 50 से इसको डेबिट करेंगे तो फिर ये आएगा ना 1025। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट करेंगे और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर देंगे, तो वो अदर इनकम बन जाएगी आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो ये देखें सी के अंदर अगर आप देखें तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट करा हुआ है इसने और इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट किया है सी के अंदर, तो फिर हम सेफली कह सकते हैं। बाकी तो देखें वो इनकम स्टेटमेंट डेबिट और ये अमाउंट ही इसने गलत दी हुई है डी के अंदर। तो राइट चॉइस आपकी चॉइस सी है और वो आपने देखा, लॉजिक मैंने समझाई। Again, I would say go to the Karachians Academy YouTube channel and see the lectures which you will be finding in irrecoverable debts folder. वहाँ जब आप देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी। तो हम रोकते हैं यहीं पर अपने लेक्चर्स को। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी चीज़ें हैं, इसको आप तो लेक्चर सुने और आपके पेपर एग्ज़ाम्स भी करीब आ रहे हैं। तो जो कुछ मैं करा रहा हूँ, जो कुछ मैं करा चुका हूँ, इसको अगर आप देखें जाके अपने दोस्तों में भी स्प्रेड करें। इट्स ऑल फ्री, कोई इसके चार्जेस नहीं है और ये सिर्फ पर्पज़ ये है कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले और इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग A+ इन योर एग्ज़ाम। और जैसे मैंने रिपीट किया था कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो द टाइम इज़ कमिंग नियर, बिल्कुल करीब है आपके एग्ज़ाम्स। तो जितना प्रैक्टिस आप करेंगे इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग कॉन्फिडेंस एंड इन एग्ज़ामिनेशन हॉल आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी और बहुत इत्मीनान से आप पेपर कर लेंगे। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।